राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। मित्रों, इसी टॉपिक में पढ़ने को हमें मिलता है लोकतंत्र के तीन स्तंभ। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था और इस सिस्टम में बताया गया था कि कैसे हमें रूल करना है और कैसे पावर का सेपरेशन करना है, ठीक है। तो पावर ऑफ सेपरेशन ये तो टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा पहली बार यह टर्म को उछाला गया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, सेपरेशन ऑफ पावर एक टॉपिक है, यह द स्पिरिट ऑफ लॉज करके बुक में लिखा गया है, जिसके ऑथर है मॉन्टेस्क्यू, और इन्हीं के द्वारा यह टर्म दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर। और मित्रों, इस सेपरेशन ऑफ पावर में तीन टर्म हमको पढ़ने होते हैं, जो कि हमारे देश आज़ाद हुआ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, लिया गया। और इसमें क्या हुआ कि पावर का सेपरेशन कर दिया गया, यानी कि पावर का बंटवारा कर दिया गया तीन पार्ट में, एक लेजिस्लेटिव, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। और इन तीनों में पावर का डिवीजन इसलिए किया गया, देखो यहाँ पे मैंने वाई लिखा है, इसलिए किया गया क्योंकि अगर पावर का डिवीजन नहीं करेंगे तो ये काफ़ी हमारे देश में एक तरह से हैवोक मचा देगा, ठीक है। अगर एक आदमी के पास ही पावर रह जाए तो वह चीज़ बेकार ही होता है। यानी सत्ता का परिवर्तन, आप लोग सुनते आए हो कि सत्ता का परिवर्तन होते रहना चाहिए, नहीं तो वह जो सत्ताधारी होता है या सत्ताधारी पार्टी के जितने भी लोग होते हैं उनको वो अहंकारी बना देता है, और जब वो एक बार अहंकारी बन जाएंगे तो देश में हैवोक क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है। तो क्या बोलेंगे, टू प्रिवेंट ऑटोक्रेटिक रूल इन द कंट्री, हमें सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए ही चाहिए। और इंडिविजुअल व्यक्ति का, हर एक आदमी का लिबर्टी मिले, आज़ादी मिले, उसके लिए भी। और ऑल्सो चेक एंड बैलेंस। मित्रों, चेक एंड बैलेंस में लास्ट में आपको बताऊंगा कि चेक एंड बैलेंस क्या होता है। फिलहाल आप जानो कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में तीन स्तंभ है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब इन तीनों का काम क्या होता है वो मैं एक एक करके बताता हूँ। मित्रों, जब हम किसी को वोट डालते हैं, जैसे एमपी, एमएलए, मुखिया, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, मुखिया, सरपंच, समिति, इन सब के लिए भी हम वोट डालते हैं, ठीक है। तो जो हम वोट डालते हैं और जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो लॉ या बिल बनाने का काम करते हैं। तो लॉ मेकिंग बॉडी को हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है, लॉ को बनाना, ठीक है। तो इस लॉ को कौन कौन सा बना सकता है, हमने तो किसी व्यक्ति को वोट दे के उसे पार्लियामेंट में बैठा दिया, और अगर हम स्टेट में हैं तो उसे हम लोगों ने क्या किया, असेंबली में बैठा दिया। तो अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो सेंटर में हम लोग वोट किसे देते हैं, एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस यानी राज्यसभा के लिए एमपी को चयन करती है, एमपी को चुनती है। यानी कि हमारे द्वारा जो निर्वाचित या चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो निर्वाचित करते हैं राज्यसभा के सांसद को, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। तो सेंटर में दो होता है, सेंटर में पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और लोअर हाउस जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। और इसी पार्लियामेंट में लॉ बनता है, बिल बनता है। अब एक बार मित्रों, जब लेजिस्लेचर का हिंदी विधायिका होता है, एक बार जब लॉ बन गया तो इनको इनेक्ट करना होता है। और इनेक्ट करना यानी कि उनको कार्यान्वित करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव का हिंदी क्या होता है मित्रों, यहाँ पे आप लोग देख लो, कार्यपालिका। तो मित्रों, कार्यपालिका का काम क्या होता है, जो लॉ लेजिस्लेचर ने जो लॉ बना के दिया उनको इम्प्लीमेंट करना या इनेक्ट करना। तो यहाँ पे भी सेंटर और स्टेट दोनों के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। यानी कि सेंटर में जो लॉ लेजिस्लेचर ने हम लोग को बना के दिया तो उसे इनेक्ट कौन करेगा, उसे लागू कौन करेगा, वो मैं बताता हूँ। तो सेंटर में आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर में प्रेसिडेंट, ये मैं रैंकिंग लिखा हूँ, सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक उसी तरह स्टेट में सबसे पहले आपको आ जाएंगे, जैसे कि मान लो कि बिहार स्टेट में तो गवर्नर आ जाएंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने लोकतंत्र के तीन स्तंभ में से दो स्तंभ को पढ़ लिया, पहला कार्यपालिका और दूसरा विधायिका। तो कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, जो विधायिका ने हमें लॉ बना के दिया, उस लॉ को क्रियान्वित करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब तीसरा स्तंभ होता है जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब क्या होता है,
जो ये लॉ बना के दिया और इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया। अब अगर भाई साहब इन्होंने लॉ जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ किया उसमें अगर कोई एक गलती कर दिया तो उसका देख रेख क्या करेगा, जुडिशियरी करेगा। यानी जुडिशियरी का काम क्या हो गया, लॉ को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। तो जुडिशियरी के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फिर नीचे क्या आएंगे, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे क्या आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मित्रों हमारे देश में जितने भी अभी लोग हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की संख्या सबसे ज़्यादा है और ज़्यादातर मामलों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होती है, क्योंकि लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होती है। सबसे ज़्यादा अगर मामले पेंडिंग होंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होंगे। अब मित्रों अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की मैंने यहाँ चर्चा किया तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कौन देता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आता है वो किसके द्वारा आता है, चीफ जस्टिस। तो अभी जो हमारे फिलहाल के चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, धनंजय वाई चंद्रचूड़। और यह भी पूछा जा सकता है आपको कि ये कितने नंबर के CGI है, तो इनका ये 50वें, हमारे हिंदुस्तान के 50वें CGI है। आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मित्रों ये बताओ अभी इंडिया में कितने हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लोग का क्या सोचना हो जाता है कि जितने नंबर ऑफ स्टेट है उतने ही हाई कोर्ट हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे बहुत सारे जगह में 2 स्टेट पे एक ही हाई कोर्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट की संख्या कितनी है हमारे हिंदुस्तान में, 25, ठीक है। तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन कौन से होते हैं, उनके मेंबर कौन कौन से होते हैं, ये बात आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अपना टॉपिक इसको बोल सकते हैं 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं उनके 3 ऑर्गन हैं, यानी 3 इनके काम करने का तरीका है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब मित्रों एक जगह किसी एक को पावर क्यों नहीं दिया गया है, किसी एक को पावर देंगे तो ये तानाशाह बन जाएगा और हमारा जो राजपाट है ये ठीक से नहीं चल पाएगा। अब लास्ट में यहाँ मैंने एक क्या बताया था कि चेक एंड बैलेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चेक एंड बैलेंस का मतलब समझो मित्रों, मान लो कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे लेजिस्लेचर है, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया मेक अ लॉ, जो लॉ बनाया इसको इम्प्लीमेंट करना था एग्जीक्यूटिव को। अब मान लो इसने इम्प्लीमेंट नहीं किया, मान लो घूस खा लिया और इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे जुडिशियरी क्या करेगा, जुडिशियरी इसे पनिशमेंट देगा। जैसे आए दिनों आप लोग सुनते होंगे कि IPS IAS को हटा दिया गया, तो उसे कैसे हटाया जाता है, तो न्यायपालिका हटाती है। तो अगर इसने सही काम नहीं किया तो जुडिशियरी इस पे आ टपकेगा और इसको बोलेगा कि बेटा अब तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ से निलंबित करता हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें काम असाइन हुआ था लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उस लॉ को तुमने सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें हटा देता हूं। अब मान लो कि जुडिशियरी भी कोई गलती कर दे, तो जुडिशियरी की गलती कौन देखेगा, इसका लेजिस्लेचर देखेगा, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो तो लेजिस्लेचर ही है, और लेजिस्लेचर को हम लोग इतना ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। वहाँ पे जो व्यक्ति जाते हैं ना, तो हमारे देश की अभी आबादी 140 करोड़ है, तो हम 140 करोड़ के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यानी 140 करोड़ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, या सोचने का काम लेजिस्लेचर करती है, ठीक है। तो मित्रों ये चीज़ आपको समझ में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस मतलब यहाँ से कोई गलती रह जाए तो उसको चेक करेगा जुडिशियरी, और जुडिशियरी से कोई गलती हो गया तो उसका मतलब देख रेख कौन करेगा, लेजिस्लेटिव, कि हाँ भाई आपने भी गलती किया है, मैं इम्पीचमेंट लगाऊंगा और आपको हटाऊंगा। यानी CGI पे इम्पीचमेंट लग सकता है और उसे हटाया जा सकता है। तो एक तरह से यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर भी होता है। 3 ऑर्गन बना देने से क्या होता है, जो पावर होता है उस पावर का बैलेंसिंग भी हो जाता है, बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है। इसलिए आप लोग घर पे ही देखते होंगे कि पावर, अगर घर में आपके घर में 4 मेंबर है तो उनके कामों का डिवीजन, अरे वो तो छोड़ो, अगर तुम घर में 3-4 भाइयों हो तो सब भाइयों बहनों को अगर कोई काम घर में आता है तो चारों भाइयों बहनों को अलग अलग काम दे दिया जाता है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर दे दिया जाता है, या कामों का बंटवारा कर दिया जाता है, एक व्यक्ति पे काम नहीं दिया जाता है, ठीक है।
तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन। हाँ, तो मित्रों ये बात भी आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र सबसे पहले आया था। लोकतंत्र की जननी बोला जाता है। तो और हमारे वेदों में धर्म के बारे में चर्चा की गई है। यानी अगर इंडिविजुअल व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे तो ये सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। यानी कि अगर कोई राजा है तो राज धर्म का पालन करे, कोई पिता है तो अपने पिता का धर्म का पालन करे, कोई बेटा है तो अपने बेटा होने का धर्म का पालन करे। यानी कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर की नीड ही नहीं है। लेकिन हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपने दिल में बैठाना होगा, उसे साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को आप लोगों को सामंजस्य बैठा के चलना होगा।